Hello guys, this is Ajay Singh. So now students, in today's class we are discussing a very important chapter which is the human health and disease. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे इस चैप्टर में से पूछ लिए जाते हैं। और इवन तो अगर हम बात करें इस चैप्टर के बारे में, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो आज की डेट में इस चैप्टर का वेटेज और बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमें अवेयर होना चाहिए, हर एक चीज के लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है कि हमारी हेल्थ किस तरह से होनी चाहिए। हमें डिजीज के बारे में पता होना चाहिए ताकि कोई डिजीज या कोई सिम्टम हमारी बॉडी के अंदर अगर शो हो रहा है तो हम पहले से उसको क्योर कर सके। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ का मतलब यह कि ओवरऑल हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे और इनसे जुड़ी हुई कुछ डिजीज जो हैं जो हमारे लिए कुछ हार्मफुल होती हैं। डिजीज कोई भी हो, सभी डिजीज हार्मफुल होती हैं। ठीक है, तो उनके क्योर के बारे में, उनके प्रिवेंशन के बारे में हम कंप्लीट डिटेल इस चैप्टर के अंदर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो डिजीज के बारे में नॉलेज जो है वो इस चैप्टर के अंदर हमें कंप्लीटली मिल जाएगी, जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। और कुछ मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आउटसाइड जो है वो भी आपको मैं सिर्फ एक अपडेट के लिए भाई आपको पता रहे, उन चीजों के बारे में हम आपसे डिस्कस कर लें। क्लियर है? चलो, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, हमारे चैप्टर जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक, तो सबसे पहले जो थ्योरी निकल कर आती है यहां पे वो आती है एक गुड हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले एक थ्योरी है, इसको हम बोलेंगे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। क्या बोलेंगे? एक थ्योरी है जिसको हम बोलेंगे यहां पर गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ठीक है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के नाम से जिसको हम जानते हैं। अब ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है ये सबसे पहले दिया किसने था? भाई ये दिया था हमारे हिप्पोक्रेट्स ने। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स साहब ने, जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने यहां पर मेडिसिन को इजाद किया था। ठीक है, सबसे पहले जो मेडिसिन खोजी गई थी एंटीबायोटिक की हम बात करें वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढी थी। कौन सी ढूंढी थी भाई? यहां पर उन्होंने ढूंढी थी यहां पर पेनिसिलिन। ठीक है, एंटीबायोटिक्स। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो, तो यहां पर हम जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं ये किसने प्रपोज किया था? ये प्रपोज की थी यहां पर हिप्पोक्रेट्स ने। ठीक है, अब देखो हिप्पोक्रेट्स साहब ने क्या कहा था कि भाई कोई भी जो इंसान है ना, कोई भी जो इंसान है, ह्यूमन है, मनुष्य है, तो इसके अंदर क्या होते हैं कि कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल्स भी कह सकते हो आपकी वो प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम कहते हैं कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे बाइल सॉल्ट्स, बाइल हो गया। ठीक है, ब्लैक बाइल की हमने बात करी। ठीक है, येलो बाइल की बात करी। ठीक, ब्लैक बाइल हो गया, येलो बाइल हो गया, कफ हो गया, म्यूकस हो गया, इन चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो आपको याद है कि इन्होंने जो थ्योरी दी है, ये थ्योरी क्या थी कि भाई जो काले पित्त वाला इंसान हो गया, यानी कि बाइल, ब्लैक बाइल की हम बात कर रहे हैं, येलो बाइल की हम बात करें, तो ये क्या होंगे? जिनके अंदर ब्लैक बाइल प्रेजेंट होगा तो वो कैसे होंगे? हॉट होंगे। हॉट मतलब लुकिंग वाइज हॉट नहीं बोलते। ठीक है, उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा या हॉट होगा। ठीक है, येलो बाइल वाले जो होंगे उनका टेम्परेचर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम क्या बोलते हैं? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि एज ए कंसिडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है, उनका क्या होना चाहिए? यहां पर एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लोगों में क्या होता है, जो बैलेंस होना चाहिए वो मेंटेन रहेगा एक पर्टिकुलर हेल्थ के लिए। क्लियर है? ठीक, आई बात समझ में? यानी कि हेल्थ के लिए इन चीजों को क्या बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है, मेंटली लेवल पर भी और फिजिकली लेवल पर भी। क्लियर है? चलो, तो एक पॉइंट अब कवर अप सबसे पहले कवर अप करते हैं क्या, कि दिस गुड ह्यूमर इज प्रपोज्ड बाय द हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, सो दिस थ्योरी proposed by the Hippocrates। किसने दी थी? हिप्पोक्रेट्स ने दी थी। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज ए फादर ऑफ मेडिसिन। ही इज द फादर ऑफ मेडिसिन।
ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ठीक है, तो जनक जो है मेडिसिन के, दवाइयों के, वो कौन है? हिप्पोक्रेट्स ही हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम बात करें भाई, इन्होंने बोला जो इनकी थ्योरी थी भाई, ये थ्योरी इन्होंने दी, तो इसके अकॉर्डिंग इसको माना किसने? भाई इनको सपोर्ट तो करना था, तो इसको सपोर्ट किया हमारी इंडियन आयुर्वेदा ने। किस सपोर्ट किया? आयुर्वेद ने इसको सपोर्ट किया, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर हम 4 चीजों की बात करते हैं भाई। कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उसके शरीर में क्या होगा? वात, कफ और पित्त, इसी के प्रकोप की बात करते हैं ना। आयुर्वेद किस पे चलता है भाई? आपका तो वात बढ़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि वायु शरीर में ज्यादा है, वात है, आपको तो कफ की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, आपका तो क्या है कि पित्त बढ़ा हुआ है। तो आयुर्वेद इसी चीज को मानता है ना, इसी पे करते हैं। नाड़ी दोष देखते हैं भाई, नाड़ी से जो है वो दोष देख के और दोष बता देते हैं भाई बॉडी में ही चल रहा है। तो आयुर्वेद ने इनके सिस्टम को सपोर्ट किया था यहां पे, लेकिन इसको भी फिर गलत साबित होना पड़ा। कैसे? आगे बात करेंगे अभी। लेकिन सपोर्ट की बात करें तो क्या था यहां पे? आयुर्वेद ने सपोर्ट किया। ठीक है, अब समझिएगा पॉइंट्स को। हम क्या लिख सकते हैं कि जो सपोर्ट किया उसने, तो एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, as well as Indian Ayurveda, ठीक है, as well as Indian Ayurveda, we can say system of medicine, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? इसको सपोर्ट किया ना। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर, तो एक हेल्थ का मीनिंग क्या होगा भाई? हेल्थ से हम कंसीडर क्या करते हैं कि इंसान जो है वो मेंटली फिट हो, ठीक है, फिजिकली फिट हो और सोशली फिट हो। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ओवरऑल हेल्थ बोलेंगे। हमने रिप्रोडक्टिव जब पढ़ा था तो हमने वहां पर भी ये बात करी थी भाई, एक अच्छे इंसान की रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, तो यानी कि बीमार नहीं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही मैटर आ गया यहाँ पर, सेम ह्यूमन हेल्थ का है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, ओवरऑल हेल्थ की अगर हम बात करें तो कोई भी इंसान फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए और सोशली भी फिट होना चाहिए। क्योंकि हमारे आसपास का अगर एनवायरनमेंट जो है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, अगर वो नेगेटिव होंगे तो हमारे अंदर भी नेगेटिविटी डेवलप होगी। इसलिए लोग कहते हैं ना, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो हमेशा कैसी बात करते हैं, अरे मुझसे तो कुछ नहीं होगा, अरे मैं तो कर ही नहीं पाता, अरे देखिए उसने भी तो नहीं कर पाया, वो भी तो मेरे जैसा है। लेकिन आप ये कंपेयर नहीं करते कि जो कर रहा है वो भी तो आपके जैसा ही है, उसका आईक्यू लेवल भी तो वो सेम ही है जो आपका आईक्यू लेवल है, कोई अलग से तो कुछ है नहीं ना। तो कभी भी किसी से ये नहीं, नेगेटिव थॉट तो लानी ही नहीं है, नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है। बी पॉजिटिव, ठीक है, हमेशा पॉजिटिविटी को रखना है। आप नहीं कर पा रहे एक बार तो दोबारा कीजिए, दोबारा नहीं कर पा रहे तीसरी बार कीजिए। अरे कोई तो हद होगी जहां तक आप कर पाएंगे और अपनी जो चीज है जो आप करना चाहते हैं वहां तक आप पहुंच पाएंगे। आपने चींटी को देखा है, चींटी होती कितनी छोटी सी है, लेकिन अपने वजन से, अपने शरीर से 3 गुना वजन को कैरी करके ले जाती है। बात छोटी सी है लेकिन समझने की जो सीख है वो बहुत बड़ी देकर जाती है। चींटियां हमेशा आप नोटिस कीजिएगा एक झुंड में काम करती हैं, एक ग्रुप में काम करती हैं, ठीक है, लेकिन मेहनती बहुत होती है। अगर वो एक बार गिर गई, आप एक चींटी चढ़ रही है दीवार पर, आपने उसको गिरा दिया तो वापस से वो चढ़ना शुरू कर देगी, फिर आपने गिरा दिया फिर वो चढ़ना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि वो हार नहीं मानती। एक छोटा सा जीव है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जो हमारी नजर में कुछ नहीं है, लेकिन वो हमें सीख बहुत बड़ी देता है। समझे आप बात को? चलो, तो यही हेल्थ की हम बात करें तो हेल्थ सिर्फ बीमार होने से नहीं है, हम मेंटली, फिजिकली और सोशली हर तरह से फिट होने चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे? ओवरऑल हेल्थ का नाम देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें। नाउ पहले हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं ब्लैक बाइल के बारे में, येलो बाइल के बारे में, पहले हम वो कवर कर लेते हैं यहाँ पे। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम health was considered as a क्या बोल देंगे हम? a state of body, a state of body and mind, ठीक है। तो स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड की बात कर रहे हैं, वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ
certain humors and where there was a certain humors, ठीक है, ह्यूमर्स की बात करी है हमने, सर्टेन ह्यूमर्स, लाइक बात करें येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ठीक है, कफ या म्यूकस, ब्लड, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करते हैं इसके अंदर। तो इसका सपोर्ट किसने किया? आयुर्वेदिक सिस्टम ने भी इसका सपोर्ट किया, ठीक है। नाउ सो इट वाज थ्रू दैट, सेकंड पॉइंट, अगर पॉइंट लिखे हम तो इसमें इट वाज थ्रू दैट अ पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग्स टू अ, क्या बोलेंगे उसको, हॉट पर्सनैलिटी या हॉट पर्सन्स कह सकते हैं हम, ठीक है। सो इट वाज थॉट that it was thought that the person with black bile, the person with black bile, the person with black bile, he belongs to a hot personality, hot personality, ठीक है। तो कैसा होगा वो? हॉट होगा। नाउ ये चीज इन्होंने मानी, तो ये चीज चली, तो इसको इंडियन आयुर्वेदा ने सपोर्ट भी किया, लेकिन इस चीज को गलत भी साबित किया। किसने किया भाई? हम बात करें किसकी? विलियम हार्वे साहब की। तो विलियम हार्वे साहब जब आए तो उन्होंने इस थॉट को उन्होंने गलत साबित किया। और विलियम हार्वे साहब को हम क्या बोलते हैं? जो डिस्कवरी करी थी उन्होंने, क्या करी थी? मेन डिस्कवरी करी उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की। भाई बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा फ्लूइड तो है जो कंप्लीट ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का काम करता है। तो इसीलिए विलियम हार्वे साहब ने सर्कुलेटरी सिस्टम को खोजा, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं? डिस्कवर किसने किया? विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। आई बात समझ में? तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम खोजा, ठीक है, और उन्होंने एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया इस बेस के ऊपर कि भाई उन्होंने कि ये हॉट बाइल और ये जो पर्सनैलिटी वाली आप बात करो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या करा? यहां पर जो ब्लैक बाइल वाला था उसमें उन्होंने टेम्परेचर यूज किया, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर यूज किया। तो थर्मामीटर के थ्रू जो उन्होंने टेम्परेचर यूज किया तो उन्होंने ये साबित कर दिया, ये स्थिति को गलत साबित कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता कि वो हॉट पर्सनैलिटी होती है। हमारी बॉडी के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ता है, समझिएगा आप, हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, मान लीजिए किसी भी पैथोजन का अटैक हुआ, कोई बैक्टीरियल अटैक हुआ, ठीक है, कोई वायरल अटैक हुआ, तो हमारी बॉडी क्या करती है? उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ग्रो होने से बचाने के लिए हमारी बॉडी हीट जनरेट करती है। क्यों? ताकि वो जो बैक्टीरिया है, वो जो पैथोजन है जो आपकी बॉडी में किसी भी वे के अंदर इंसर्ट कर गया है, वो अपने आप को ग्रो ना कर पाए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए उसको सूटेबल टेम्परेचर मिल गया तो वो क्या करना शुरू कर देगा? अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देगा और अपने आप को ग्रो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी यहां पर हीट जनरेट करती है। जैसे ही ताप निकलता है, हीट जनरेट होती है, तो हमें फीवर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फीवर। तो एक्चुअल में जो फीवर आता है ना, वो आपको पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ही होता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ताकि वहां पर जो है पैथोजन बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को ग्रो ना कर पाए। तो फीवर क्या है? एक तरह से आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है जो आपकी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन मैटर से यहां पे प्रोटेक्ट कर रहा है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो विलियम हार्वे साहब ने यही थ्योरी दी और यही उन्होंने इसमें बताया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पहली चीज तो ये कि द डिस्कवर्ड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे, द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन by William Harvey. William Harvey,
ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने करी? विलियम हार्वे साहब ने करी। ठीक है, नाउ अब इन्होंने क्या किया? ऑल्सो गिव अ विलियम हार्वे also give a theory on experimental way, on experimental way, that the people who have a black bile is not a hot personality. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया, तो बॉडी का टेम्परेचर चेक किया। एज ही check the temperature of human with black salt, with black bile, ठीक है ना। सो एज ही चेक द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन विद ब्लैक बाइल, यानी कि जो ब्लैक बाइल वाला ह्यूमन है उसमें टेम्परेचर चेक किया, एंड गेट द रिजल्ट according the experiment that the temperature of the people having black bile or येलो बाइल आर सेम। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं था कि जो है ये इसमें कहा जाए। तो उसके वजह से क्या हुआ? जो ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थ्योरी थी, ठीक है ना, रिलेटेड था, जो ये क्या हो गया, एक तरह से हम बात करें कि गलत साबित हो गई। सो डिसअप्रूव्ड द गुड ह्यूमर थ्योरी। सो दे डिसअप्रूव्ड the good humor, क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस। ठीक है, तो उन्होंने इसको गलत साबित कर दिया। आई बात समझ में? तो अब देखिए, बेसिकली इस चैप्टर में घूम फिर की चीज क्या आती है? ओवरऑल हेल्थ के बारे में आती है। तो यहां तो हमने इस थीसिस के बारे में बात कर ली, जो आपके एनसीईआरटी में भी फ्रंट पेज पर ही गिवन है। ठीक है, इस चैप्टर के शुरुआती पेज में मेन चीज हाइपोथेसिस थ्योरी की हमने बात कर ली, गुड ह्यूमर थ्योरी। इंडियन आयुर्वेद ने सपोर्ट किया। ठीक है, किसने दिए? ये दिए यहाँ पे हिप्पोक्रेट्स ने, जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद इसमें क्या माना गया, कंसीडर किया गया भाई जो स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड है, जहां पे सर्टेन ह्यूमर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंटेन लेवल बोलते हैं हेल्थ के हिसाब से। लेकिन इस थ्योरी को किसने गलत किया? इस थ्योरी को गलत किया यहाँ पे विलियम हार्वे ने। ठीक है, विलियम हार्वे ने क्या सर्च किया था भाई? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको इन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने ढूंढा था। तो उन्होंने बताया कि हाँ कुछ ना कुछ मीडिया में जो काम करता है। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या करा, टेम्परेचर के तरह जो थर्मामीटर था उसकी हेल्प से उन्होंने टेम्परेचर को नापा, तो उससे पता पड़ा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो आदमी का टेम्परेचर हॉट क्यों होता है मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अब अगर हम इसमें बात करें तो गुड हेल्थ के और क्या प्रोसीजर हो सकते हैं भाई, गुड हेल्थ मेंटेन करने का तरीका क्या है? तो नॉर्मल सी बात है, आप कहोगे सर गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए तो हमें क्या है, तो बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। दूसरी बात, हमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें अपने आप को कूल रखना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। और सर और क्या करना चाहिए? और हाँ सर, हाँ बिल्कुल, हमें क्या करना चाहिए? हमें वैक्सीनेशन प्रॉपर लेना चाहिए, इम्यूनाइजेशन इसको हम बोलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक पार्ट किसका हो गया, इम्यूनिटी का पार्ट हो गया। पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है। अगर हम हाइजीन रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, तो क्या होंगे, हमें बीमारियां घेर नहीं पाएंगी, पैथोजेंस जो है वो हमें अटैक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी कि ये सब चीजें क्या करेंगी, एक गुड हेल्थ का पार्ट है। तो आप सभी जानते हैं भाई पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है। एक इंसान जो है 1 महीने से नहीं नहाया और एक ही जो रोज 2 बार नहा रहा है,
तो उसमें हाइजीन होगा, या जो 1 महीने से नहीं नहाया उसके अंदर हाइजीन होगा, जो 1 महीने से नहीं नहाया है उसके अंदर हाइजीन नहीं होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए ठीक है बच्चों, चलो तो गुड हेल्थ का मतलब क्या होगा, इन चीजों को मेंटेन करना प्रायोरिटी पर हो जाता है। ठीक है, चलो तो फटाफट से क्या करते हैं, पॉइंट्स भी कवर अप कर ही लेते हैं, है ना। चलो तो ये चीज आपने नोट डाउन कर लिया, मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चा पार्टी। क्लियर है? चलिए तो अब हम बात करेंगे यहां पे भाई जो गुड हेल्थ है वो कैसे मेंटेन करी जाती है। ठीक है, तो पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर ही लिए, हम लिख भी लेते हैं, हालांकि आप सबको सब कुछ पता है बट फिर भी लिखना जरूरी है, क्योंकि हम बात किसकी करने वाले हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे ओवरऑल हेल्थ के बारे में ही। ठीक है, चलिए हेल्थ की बात करेंगे, प्रॉपर फिटनेस की बात करेंगे, तो फिटनेस होना जरूरी ना, हेल्थ है तो वेल्थ है, अदरवाइज कुछ नहीं है। क्लियर? चलिए, सो गुड हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड बाय good health can be maintained by, अब देखिए पॉइंट्स को हम कवर अप करें यहां पर, तो कौन कौन से पॉइंट्स कवर हो जाएंगे यहां पे मेंटेन करने के लिए अगर हम बात कर रहे हैं बेसिकली तो। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट पॉइंट की अगर हम यहां पे बात करें तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट होनी चाहिए यहां पर एक बैलेंस डाइट। क्या होनी चाहिए? बैलेंस डाइट, जो हमें प्रॉपर लेनी होती है। बैलेंस डाइट से हमारा मीन क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन और फैट एंड सम अदर न्यूट्रिशन वैल्यू भी बात करें, विटामिन मिनरल्स भी ये होने चाहिए। ठीक है ना, फैट जो मेन रिक्वायरमेंट है वो बैलेंस डाइट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, फाइबर्स होने चाहिए एटसेट्रा। क्लियर है? बैलेंस डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। सेकंड हम बात करें यहां पे पर्सनल हाइजीन की, किसकी बात करें, पर्सनल हाइजीन। ठीक है, तो पर्सनल हाइजीन यानी कि हमें खुद को रखना है, साफ सुथरा रहना है, तो डेली बाथ, डेली टेक बाथ एंड क्लीन। ठीक है ना, क्लीन अवर बॉडी, क्लीन अवर बॉडी, तो बॉडी को क्या करना है, क्लीन रखना है। क्लियर है? चलिए थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो थर्ड क्या आ जाएगा यहां पर, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज एंड डूइंग योगा, एंड डूइंग योगा, तो उससे क्या होगा, योगा करने से आपको बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, आपके सेल्स को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, आपकी बॉडी को ओवरऑल को ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी भी क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, माइंड में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, न्यूरॉन्स अच्छे से काम करेंगे, माइंड अच्छे से काम करेगा, बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ज्यादा एनर्जी डेवलप होगी। ठीक है, आपका माइंड कूल रहेगा। समझ गए? चलो, तो पर्सनल खुद की हेल्थ के लिए क्या करना, रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है। ठीक, नाउ अवेयरनेस अबाउट द डिजीज, डिजीज के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, तो अवेयरनेस अबाउट द डिजीज। ठीक है, तो डिजीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उनके सिम्टम्स पता होने चाहिए, ताकि क्या हो, अगर कभी कोई सिम्टम निकल कर आते हैं तो आप अपने आप को उससे पहले ही ट्रीटमेंट लेके उसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, और कभी अगर मान लीजिए ऐसी डिजीज हमें पता नहीं है, हमारी बॉडी में धीरे धीरे पनप रही है, लेकिन फिर भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं हम, याद कीजिए हमने पढ़ा था किसमें, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के अंदर क्या चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था, या आप आगे पढ़ेंगे, ये चीज मैं बता देता हूं। ठीक है, आपने पढ़ी नहीं, सॉरी, आप आगे पढ़ेंगे पीसीआर के बारे में। ठीक है, तो पीसीआर में क्या होता है, डीएनए टेक्निक के थ्रू हम यहाँ पे पता भी कर लेते हैं कि भाई कोई डिजीज डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, चलो, तो अवेयरनेस होनी चाहिए डिजीज के लिए। फिफ्थ पॉइंट की हम बात करें, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जो है प्रॉपर होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोलते हैं। ठीक, तो वैक्सीन जो है वो किसके थ्रू बनती है, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तब वैक्सीन के बारे में ही पढ़ेंगे, किस तरह से जो है वैक्सीन को बनाया जाता है। ठीक है, तो वैक्सीन क्या इम्यूनाइजेशन का पार्ट होता है, और ये किसका पार्ट होता है, ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए 6 पॉइंट बात करें हम यहां पर, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ठीक है, प्रॉपर
डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट होना चाहिए, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें 7 पॉइंट की, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर से क्या करना है, कंट्रोल करना है। जैसे हम बात करें वेक्टर्स यानी कि वाहक जो होते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गया, मलेरिया फैला देती है, चिकनगुनिया फैला देते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स जो होते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे वेक्टर्स की तरह, तो उनसे क्या करना है, कंट्रोल करना है उनको, ठीक है। आई बात समझे? तो ये सब इस वाले कैरेक्टर के अंदर आ जाते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीन, फूड एंड वाटर, हम क्या बोलेंगे, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, फूड एंड वाटर, क्लियर है। तो यहां पे इन चीजों के बारे में हमें जो है कंप्लीटली गुड हेल्थ के मेंटेन करने में हेल्प कर देती हैं, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है बच्चों, नोट डाउन किया आपने, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अभी नेक्स्ट हम किसकी बात करें, हम बात करें यहाँ पे ओवरऑल हेल्थ के बारे में, ठीक है। तो देखो हेल्थ को क्या बोला हमने भाई, एक तो यह है डिजीज फ्री होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज तो, और दूसरा क्या होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो अगर हेल्थ की डेफिनेशन की हम बात करें यहां पर, तो क्या हो जाएगी हेल्थ, डिजीज फ्री बॉडी, डिजीज फ्री एंड फिजिकल फिटनेस, ठीक है। सो हेल्थ इज, हेल्थ का मीन क्या करेंगे हम, हेल्थ से मीन क्या है यहां पर, इट्स अ फिजिकल फिटनेस एंड दी, क्या बोलेंगे हम, डिजीज फ्री, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज हेल्थ, दिस इज कॉल्ड एज हेल्थ, ठीक है। और अदर वे में हम बात करें कंप्लीटली, तो हेल्थ इज मेंटली, फिजिकली एंड सोशली, ठीक है। तो तीनों तरह से हम क्या बोलेंगे, ये चीज होंगी तो हम इनको क्या कंसीडर कर सकते हैं कि वो हेल्दी इंडिविजुअल है, ठीक है। हेल्थ, सोशली हेल्दी पर्सन, healthy person considered as overall health, overall health, ठीक है। so health is mentally, physically and socially healthy person considered as our all health, ठीक है ना। so healthy person, so considered as a healthy person, ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। चलिए क्लियर नाउ, अब देखिए बात हम हेल्थ की कर रहे हैं, तो यहां पर अगर बेसिकली हम बात करें डिजीज फ्री बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। गुड हैबिट्स की हमने बात करी, सारी जो हैबिट्स भी हैं और ये रेगुलर वे पे होनी भी चाहिए, ठीक है। अब देखिए फिजिकल, मेंटल और सोशल लेवल पे हमने यहाँ पे बात कर ली कि भैया हमें फिट होना चाहिए। अब देखिए हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे बेसिकली यहाँ पर इम्यूनिटी के बारे में, भाई किस तरह जो इम्यूनिटी परफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, डिजीज क्या है, तो डिजीज को क्या बोलेंगे, डिजीज का मतलब ये हो गया कि जो हमारी बॉडी की जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है उसको, या हमारे ऑर्गन सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन नहीं करने देती, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन हियर दैट व्हाट इज डिजीज, इफ वी टॉक अबाउट दैट, व्हाट इज डिजीज, तो आंसर में हम क्या दे सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि डिजीज क्या है, एक तरह से डिजीज क्या हो जाएगी, द फंक्शन ऑफ वन और मोर सिस्टम और ऑर्गन, द फंक्शन ऑफ वन और मोर organ or the body system, the body system, the organ of body system not doing
not working properly, we can say not working properly and the person not feeling well, so we can called as a diseased person। ठीक है, और इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं कि अगर फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है बॉडी का या ऑर्गन का, तो उसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पे एज ए डिजीज कंसीडर कर देंगे। क्लियर है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, मतलब अक्सर से हम बात करें कि बॉडी को अफेक्टेड कर रहा है, तो बॉडी को कोई भी फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, एज ए डिजीज में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं तो उस केस में भी हम कह सकते हैं। क्लियर, ये आपने नोट डाउन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें बेसिकली, तो डिजीज जो है बेसिकली क्या है, तो डिजीज को हम क्या बोलेंगे भाई, जो चीज को अफेक्ट करे, हमारी बॉडी को अफेक्ट करे, इसको हमने डिजीज बोला। तो डिजीज भी क्या होती है, यहाँ पे दो टाइप की डिजीज हो जाती है बेसिकली। कौन कौन सी? एक तो होती है कंजेनिटल डिजीज, ठीक है ना, और दूसरी कौन सी होती है, एक्वायर्ड। ठीक है, या इम्यूनिटी की अगर हम बात करें यहां पर, तो इसमें भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, इम्यूनिटी की भी बात कर लें तो। ठीक है, सो डिजीज इज मेनली टू टाइप्स, डिजीज मेनली टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट हम बात करें इसको, तो पहला तो हो जाएगा कौन सा, कॉन्जेनाइटल, यानी कि जो बाय बर्थ हमें मिलती है, कॉन्जेनाइटल उसको हम बोलते हैं। ठीक है, बाय बर्थ जेनेटिक डिसऑर्डर। और दूसरी हो जाएगी यहां पर एक्वायर्ड। ठीक है, दूसरी कौन सी हो जाएगी, एक्वायर्ड। क्लियर है, तो कॉन्जेनाइटल में क्या लिखेंगे, बाय बर्थ डेफिशिएंसी या बाय बर्थ डिसऑर्डर, बाय बर्थ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, एक्वायर्ड मतलब जो हमें आफ्टर बर्थ मिली है, एक्वायर्ड मीन्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, क्लियर। चलिए नाउ अब अगर हम बात करें कॉन्जेनाइटल के अंदर, तो बेसिकली क्या हो गया, डिजीज की फॉर्मेशन हो गई, कॉन्जेनाइटल यानी जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, एक्वायर्ड मतलब आफ्टर बर्थ, जो हमने बर्थ के बाद ली है। तो वैसे तो हम अगर इसको बात करें हम, तो हम इम्यूनिटी के अंदर भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, एक इम्यूनिटी कैसी होती है, इनेट इम्यूनिटी होती है, और एक कैसी कौन सी होती है, एक्वायर्ड। तो इनेट इम्यूनिटी कौन सी होती है, जो हमें बाय बर्थ मिलती है। ठीक है, जो होल लाइफ जो है हमारे साथ काम करती है, हमारे को हर एक पैथोजन से, बैक्टीरिया से, हर एक चीज से हमें प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। ठीक है, इसकी कोई मेमोरी नहीं होती, जैसे कोई पैथोजन अटैक करता है तो हमारे इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, फैगोसाइटिक नेचर होता है वो करते हैं। तो देखिए इसमें भी फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है, सेकंड लाइन डिफेंस होता है। ठीक है, और फर्स्ट लाइन डिफेंस की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट लाइन डिफेंस, तो हमारी जो ये बॉडी है, स्किन है, ठीक है, ये क्या है, नॉन केराटिनाइज्ड है एक तरह से, तो हार्ड एक तरह से, तो ये क्या है, एक तरह से पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट किए हुए, कवरिंग किए हुए, लार्जेस्ट ऑर्गन भी है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से हमें डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस अटैक कर रहे हैं, जो फ्रीली एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं, उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, स्किन, पहली चीज। सेकंड हम बात करें, चलिए इस बैरियर को, ये एक तरह से बैरियर कह सकते हैं हम, है ना। तो इसको पार करके अगर मान लीजिए आप फूड के थ्रू आपके कुछ जा रहा है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया पैथोजन जा रहा है, क्लियर है, तो अंदर क्या है, म्यूकस प्रेजेंट है, सलाइवा प्रेजेंट है। तो सलाइवा क्या करेगा, सलाइवा के अंदर क्या होता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज है, तो सलाइवरी अमाइलेज में बात करें हम, लाइसोजाइम प्रेजेंट है, इसमें थायोसाइनेट प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, एक तरह से ये है जो बैक्टीरियाज को, जो पैथोजेंस अंदर जा रहे हैं, उनको भी ये किल करता हुआ किया जाता है। तो अगर फर्स्ट लाइन डिफेंस में वहीं पे किल कर देगा। सेकंड, मान लीजिए आपके एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच भी गया, तो यहां पर भी क्या है, म्यूकस का सीक्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो म्यूकस के अंदर भी क्या है, यहाँ पे हम बात करें सलाइवा के अंदर, तो क्या आईजी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, थायोसाइनेट भी प्रेजेंट है। ठीक है, इधर से लाइसोजाइम भी प्रेजेंट है, तो म्यूकस के अंदर भी सेम कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन लाइसोजाइम तो है ही प्रेजेंट। तो यहां पर सेकंड लाइन डिफेंस में जो आपके एपिथेलियल्स प्रेजेंट हैं सेल्स, ये भी क्या करेंगे, सीक्रेशन करती हैं और यहां पे बैक्टीरिया पैथोजेंस को किल करने का काम करती है। तो एक तरह से सेकंड फेज में भी बात कर रहे हैं। अब यहां से मान लीजिए यहां से भी कोई बैक्टीरिया या पैथोजन बच गया,
ठीक है, अब वो कहां जाएगा? आपके स्टमक में जाएगा। अब स्टमक में क्या है? एसिडिक मीडियम है, ऑक्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट हैं। क्या सीक्रेट कर रही हैं? HCl को सीक्रेट कर रही हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट कर रही हैं, कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट कर रही हैं। ठीक है, तो जब हाई लेवल का यहां पर 1.1 से लेकर 2.8 तक का यहां पे जो है मीडियम है, पीएच मीडियम बना हुआ है, तो इसमें जाते ही एसिड है, हाईली एसिडिक है ना? तो क्या होगा? जैसे ही फूड के अंदर जो बैक्टीरियाज होंगे वो जो अंदर जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? वैसे के वैसे ही मर जाएंगे। यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म का काम हमारी बॉडी में हर जगह हो रहा है। आई बात समझ में आपको? क्लियर है? चलो, क्योंकि ये हमें कैसा मिला हुआ है? बाय बर्थ मिला हुआ है। ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है कैसा है? बाय बर्थ प्रोसेस है। तो इसको हम किस में काउंट करेंगे? हम इसको यहाँ पे काम करेंगे भाई कॉन्जेनिटल। ये कॉन्जेनिटल तो डिजीज हो गई, इसमें हम काउंट नहीं करेंगे, हम कम्युनिकेबल के अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, एक इम्यूनिटी का ऑर्डर है, मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो। चलिए, तो अब इसमें भी अगर हम बात करें कॉन्जेनिटल में, तो कॉन्जेनिटल में भी दो टाइप निकल जाते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? एक तो होता है कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, और दूसरी हो जाएगी यहां पे नॉन कम्युनिकेबल। दूसरी कौन सी हो जाएगी? नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, चलो अब देखो, पहले हम किसकी बात कर लें? पहले हम बात कर लें यहां पे कम्युनिकेबल की। तो कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर कौन कौन से जाएंगे? कम्युनिकेबल के अंदर बैक्टीरिया आ जाएंगे, वायरस आ जाएगा, ठीक है ना, प्रोटोजोन्स आ जाएंगे, हेलमिंथिस आ जाएगा और फंगल इन्फेक्शन आ जाएंगे। तो पहले हम किसकी बात कर लें? कम्युनिकेबल डिजीज में, यानी कि जो क्या कम्युनिकेबल है, जो इजीली क्या है, एक दूसरे में फैल सकती है। ठीक है, मतलब टच से फैल गई, इन चीजों से हो गई, किसी ने खांसा तो उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो सामने वाले के चले गए, तो क्या हो गया? उसको भी इन्फेक्ट कर दिया। तो कम्युनिकेबल, आपस में फैलने वाली। ठीक है, जैसे किसी की खांसी हो रही है, उसने आपके सामने खांस दिया तो उसके ड्रॉपलेट्स आपके अंदर चले गए, तो आपको भी क्या हो गया? वो इन्फेक्शन हो गया। इस तरह को हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल बोलेंगे। तो नाम ही क्या है? कम्युनिटी। बोलते हैं ना कम्युनिटी और कम्युनिकेबल, तो कम्युनिटी का मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में। ठीक, तो इस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम किसकी बात करेंगे? बैक्टीरियल की। कौन सी जाएगी? एक तो बैक्टीरियल हो जाएगी, दूसरी हम बात करें इसमें कौन सी हो जाएगी? वायरल। तीसरी हम इसमें बात करें तो कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे प्रोटोजोवन। ठीक है, चौथी हम बात करें इसमें कौन सी हो जाएगी? हेलमिंथिस। हेलमिंथिस, ठीक है, और पांचवी हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी? फंगल। ठीक है, फंगल डिजीज। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले बैक्टीरियल की बात करें तो बैक्टीरियल में कौन कौन आ जाएगा? एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हो यहां पर जैसे टाइफाइड, ठीक है, न्यूमोनिया, ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज हो गई। वायरल में हम बात करें तो वायरल में क्या आ जाएगी यहाँ पे? वायरल के अंदर जैसे हम बात करें यहाँ पे एड्स वायरस डिजीज है, ठीक है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड इसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन के अंदर हम बात करें तो अमीबियासिस आ जाएगा और मलेरिया आ जाएगा, मलेरिया, अमीबियासिस। ठीक है, हेलमिंथ्स में हम बात करें तो हेलमिंथ के अंदर आपका आ जाता है यहाँ पे फिलियरियासिस, हाथी पाँव जिसको हम बोलते हैं, वुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई, फिलियरियासिस। ठीक है, फंगल में आ जाएगा यहाँ पे आपका रिंग वॉर्म। इस तरह से। ठीक है, ये किसके हो गई? ये कम्युनिकेबल के अंदर आपके आ गए। ठीक, चलो अब नॉन कम्युनिकेबल की बात करें हम तो नॉन कम्युनिकेबल में कौन कौन आ जाएगा? इस तरह से हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि इजीली याद में रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब नॉन कम्युनिकेबल में कौन कौन आ जाएंगे? एलर्जी हो जाएगी। जैसे एलर्जी क्या है? एक तरह से बात करें तो एलर्जी नॉन कम्युनिकेबल। अब जैसे मान लीजिए किसी को स्किन पे कोई एलर्जी, छुआछूत की हम बात नहीं कर रहे, कोड वगैरह है वो एलर्जिक जो ये रिएक्शन होते हैं ये तो छुआछूत से फैल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को कोई एलर्जी है, किसी को मान लीजिए किसी फ्रेग्रेंस से एलर्जी है, किसी को फूल से एलर्जी, किसी को डस्ट से एलर्जी है, तो ये थोड़ी है कि आपके साथ वाला जो उसको एलर्जी तो वो एलर्जी आपको भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना। तो यानी कि एलर्जी क्या है यहाँ पे? नॉन कम्युनिकेबल है। तो पहली चीज हम किसकी बात करेंगे भाई? एलर्जी। एलर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे? नॉन कम्युनिकेबल हो जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करें किसकी? यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल में आपकी एलर्जी हो जाएगी और कौन सा हो जाएगा आपका? ये डिजेनरेटिव डिजीज हो जाएगी।
डिजनरेटिव डिजीज, ठीक है, ये जो है आपके नॉन कम्युनिकेबल में हो जाएंगी। और दूसरी हम बात करें यहां पर, बस फिलहाल तो एलर्जी के अंदर आप ये नॉन कम्युनिकेबल में हम इन्हीं को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह की हो गई यहाँ पे, एलर्जी और जो है डिजनरेटिव डिजीज। क्लियर है, आई बात समझ में? चलिए, तो यहां पर हमने कंप्लीटली एक फ्लो चार्ट से क्या करा, इस कंप्लीट को समझ लिया। तो एक बार वापस देख लेते हैं इसको, ठीक है। मेन टू टाइप्स की हम किस किस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्जेनिटल डिजीज के बारे में और एक्वायर्ड डिजीज के बारे में। तो कॉन्जेनिटल क्या होती है, जो बाय बर्थ मिलती है, ठीक है, और यहाँ पे जो एक्वायर्ड है वो आफ्टर बर्थ के बाद देखने को मिलती है। कम्युनिकेबल के अंदर बैक्टीरियल डिजीज की बात करी, वायरल डिजीज की बात करी, प्रोटोजोअल की बात करी, ठीक है, फंगस की बात करी, और उसके बाद हमने हेलमिंथिस की बात करी। तो एलर्जी से जो होती है वो नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। डिजनरेटिव डिजीज हो गई, और कौन सी हो गई, एक तो हम बोलेंगे यहाँ पर डिफेंस वाली डिजीज होती है, वो भी होती है, जैसे कैंसर हो गया, ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। एलर्जी हो गई, ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो एलर्जी बोल देंगे हम, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल हम ले कैंसर हो गया, कैंसर, ठीक है, ये भी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आ जाती है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हम यहां पे बात करेंगे बेसिकली इसके कुछ इम्यून सिस्टम के बारे में, ठीक। तो यहां पर हमने इनके बारे में हम पता कर लिया भाई, टाइफाइड, निमोनिया, ये सब जो डिजीज एक एक को हम इनको लेंगे भाई, किस वजह से होता है, इनकी पूरी साइकिल है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। मलेरिया जो हम बात करेंगे, मलेरिया की साइकिल भी जो है हमें इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से जो है मलेरिया कॉज करता है, किस तरह से जो इनके मलेरिया की जो इंसेक्ट होती है, हम किसकी बात करते हैं, जो साइकिल है वो किस तरह से एक ह्यूमन के अंदर फिर एक इंसेक्ट्स के अंदर से किस तरह साइकिल चलती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप क्या करेंगे, फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे हमने नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल के बारे में कंफर्म कर लिया। तो इसको एज आप एक काम कीजिए, इसमें ऐसे कंसीडर कर लीजिए इसको, ये कैंसर हो गया, और एक इसमें आप डेफिशिएंसीज को भी काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो किसी भी चीज की डेफिशिएंसी, तो पर्टिकुलर ये नहीं कि किसी में विटामिन की डेफिशिएंसी है या और कोई डेफिशिएंसी, तो वो सामने वाले पर्सन के अंदर भी होगी। तो ये सब क्या हो गए, नॉन कम्युनिकेबल के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें किसकी, पैथोजेंस के बारे में, तो बेसिकली हम पैथोजेंस क्या है, पैथोजेंस को हम क्या बोलेंगे, एक तरह से कहते हैं कि एक तरह से ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, पैथोजेंस आर, यहां पे लिखें, पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोल हो गए, हेलमिंथ हो गए, ये सब किस कैटेगरी में, यानी कि पैथोजन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आपने देखा है ना, पैथोलॉजी लैब, समझते हो मतलब पैथोलॉजी का मतलब, यानी कि यहां पर इन सब की क्या टेस्टिंग की जाती है। अगर ब्लड का एक सैंपल लेते हैं, तो ब्लड के अंदर भाई बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट का मीडियम कौन है, ब्लड है। तो ब्लड के अंदर टेस्ट करते हैं, तो किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, सेरम टेस्ट हो गया, प्लाज्मा टेस्ट हो गया, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट जो है वो ब्लड के टेस्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं। तो पैथोलॉजी के अंदर क्या आ गया, पैथोजेंस आ गए, किनके कौन कौन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया, मलेरिया के लिए टेस्ट करते हैं हम, टाइफाइड के लिए टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं हम। आई बात समझ में आपको, ठीक है ना। तो इन सब के लिए जो है टेस्ट परफॉर्म होते हैं, हेलमिंथिस के लिए, फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए भी, ये सभी टेस्ट जो है वो पैथोलॉजी लैब में कहते हैं, इसलिए इनको क्या कंसीडर किया एज ए पैथोजन, जो नाम है उसी से वर्ड क्या निकला है, पैथोलॉजी निकल के आया है। क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक। चलिए, तो अगर इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, मेनली इम्यूनिटी की बात करेंगे, ठीक है। देखो अब इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी आज के टाइम में इम्यूनिटी को सब जानने लग गए हैं, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हेल्थ की बात है तो इम्यूनिटी मेन पार्ट हो जाता है। तो इम्यूनिटी के अंदर दो चीज की हमने बात करी, एक तो इन्नेट इम्यूनिटी और एक कौन सी, एक्वायर्ड। इन्नेट जो हमें बाय बर्थ मिली हुई है, और एक्वायर्ड जो हमने ली है। तो इन्नेट का मतलब ये हो गया कि जो नेचुरल हमारा बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो काम कर रहा है किसके अगेंस्ट, पैथोजेंस के अगेंस्ट। अब चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोन हो, हेलमिंथ हो या फंगल हो, ठीक है। तो खुद से बॉडी क्या कर रही है, हील करने का काम कर रही है, खुद से खुद प्रोटेक्ट कर रही है, एंटीबॉडीज को डेवलप कर रही है। तो ये क्या है, ये हमारी इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। इसकी कोई मेमोरी नहीं रहती है, ठीक है, इसकी कोई मेमोरी नहीं रहती है। बॉडी खुद से क्या करती है, खुद को सेल्फ प्रोटेक्ट करती है। जैसे हमने फर्स्ट लाइन सिस्टम की भी बात करी कि बॉडी के अंदर सलाइवा प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे हमारा सलाइवा हो गया, ये हमें क्या कर रहे हैं, एक तरह से इन्नेट इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
ठीक है। फिर इसके जो हमारे जो गट है, एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें क्या है, एपिथेलियस लाइनिंग है, तो यहां से सिक्रेशन हो रहा है, तो यहां पे भी क्या है, लाइसोजाइम प्रेजेंट है, तो ये क्या करे, साइकिल डिफेंस का काम कर रहे हैं। फिर थर्डली हमने किसकी बात करी, स्टमक के अंदर की बात करी, ठीक। अब देखिए जो हमारे टीयर्स होते हैं ना, टीयर्स हमारे आंसू, इनके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ अमाउंट के अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, हमारी आंखों में जो बैक्टीरिया हैं, पैथोजेंस जा रहे हैं, उनको भी किल करते हुए बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो हमारी जो आंखों से आंसू निकलते हैं, ये भी क्या एक्चुअली एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखते हैं। अब जैसे आपने जानवरों को देखा होगा, जानवरों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमने कोई डॉगी देख लिया, अब डॉगी के कहीं चोट लग गई, डॉगी क्या करता है, उस जगह को अपनी जीभ से चाटना शुरू करता है। देखा है ना आपने, नहीं देखा तो नोटिस कीजिएगा, ठीक है। कोई भी जो जानवर होगा अपने घाव को, अपनी चोट को चाटना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सलाइवा है, उस सलाइवा में क्या है, यहां पर जो लाइसोजाइम है, थायोसाइनेट है, ये प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है ना, और उसको हील करने में, जो थायोसाइनेट है वो उसको हील करने में पूरा का पूरा रोल प्ले करता है। तो कभी भी आप देखेंगे जानवर के कहीं चोट लगती है तो वो अपनी जीभ से चाटना शुरू करता है, वो कोई भी जानवर हो, गाय हो, बैल हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, ठीक है, कोई भी, तो वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल डिफेंस काम कर रहा है, बॉडी की इनेट इम्यूनिटी जो है उस पर काम कर रही है, ठीक है। और फिर अगर मान लीजिए प्रॉपर्ली उससे हील नहीं होता है तो फिर उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। अगर किसी का पाला हुआ है तो वो ट्रीटमेंट दिलवा देगा, अदरवाइज तो जो भी डिजीज उसके अंदर हुई वो बढ़ती जाएगी और एंड में क्या होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की यानी पर्टिकुलर जो एनिमल है उसकी डेथ हो जाएगी। आई बात समझ में? अब एक्वायर्ड की बात करें, एक्वायर्ड में क्या होता है, एक्वायर्ड का मतलब है कि आपने एक्वायर किया है, बोलते ना हमने एक्वायर्ड किया, हमने लिया है। तो एक्वायर्ड का मतलब जो आफ्टर बर्थ आपने लिए, जैसे मान लीजिए कोई भी वायरल अटैक हुआ तो हमने क्या करते हैं, पोलियो, जैसे हम पोलियो की बात करें, पोलियो का वैक्सीनेशन होता है, तो हमने क्या किया, इसको एक्वायर्ड किया। तो पोलियो क्या, एक तरह से हम बात करें रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं, तो इनको क्या करती है, इंस्टेंट हमें रिजल्ट चाहिए, है ना। जैसे अब तो पोलियो की हमने वैक्सीन बनाई पहले, इस पर इंस्टेंट नहीं कहेंगे। जैसे हम फिर बात करें टिटनेस जो होता है, टिटनेस के लिए क्या, टिटनेस की अगर चोट लग गई तो टिटनेस क्या, एक तरह का भाई बात करें जो है मिट्टी विट्टी में मिलता है, जो टिटनेस अगर हो गया तो उसमें क्या होगा, जॉ बोन वगैरह जो लॉक हो जाती है। तो इसके लिए क्या पे यहाँ पर हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज चाहिए। तो टिटनेस के इंजेक्शन में क्या होती है, रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि उनको इन्फेक्शन ऑफ साइट पे जाके इंस्टेंट जो है वर्क करना होता है। ऐसे यहाँ हम बात करें किसकी, जो सांप का जहर होता है, ठीक है, उसके लिए। अब किसी को सांप काट खा गया तो क्या उसके एंटीबॉडी बनने का इंतजार करेंगे? नहीं, हमें क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडीज देनी है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो एंटी वेनम काम में लेते हैं, ठीक है, वो क्या है, एक तरह से रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। तो उसको क्या है, साइट ऑफ एक्शन पे फटाफट से दिया जाता है, ताकि वहां पे क्या कर सके, पूरी बॉडी के अंदर जो जहर फैल रहा है वो वापस से जो है कंट्रोल में हो जाए, यानी कि पर्सन की जो डेथ ना हो, वो इससे सीवियर कंडीशन में ना पहुंच जाए। क्लियर है? आई बात समझ में? तो इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है उस पर हम बात करते हैं। तो इम्यूनिटी के बारे में आजकल सब जानते हैं। इम्यूनिटी स्ट्रांग करेंगे तो ओवरऑल बॉडी की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी, आप डिजीज से प्रोटेक्ट कर पाएंगे खुद को, हर एक चीज से आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए तो बच्चों, आज के लेक्चर में से इतना ही कवर अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इन्हीं चीजों के बारे में। तो आई होप कि जो हमने आज चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें बेसिकली हमने जो एक ओवरव्यू पार्ट है, यानी कि हम इंट्रोडक्शनरी पार्ट है जो हमने इसका यहाँ पर ले लिया, डिजीज होती क्यों है, क्या जो थीसिस थी, ठीक है, गुड ह्यूमर थीसिस के बारे में हमने बात करी। विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम को इजाद किया, उन्होंने इस थीसिस को गलत किया। डिजीज क्या होती है, ठीक है, कम्युनिकेबल होती है, नॉन कम्युनिकेबल होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा। बैक्टीरियल डिजीज क्या है, प्रोटोजोअल डिजीज क्या है, किसके थ्रू फैलती है, ये भी हम चीज बात कर चुके हैं, थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम ले चुके हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमने किसकी बात करी, गुड हैबिट्स की बात करी, किस तरह से हम हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो हेल्थ का मतलब क्या बताया हमने, मेंटल, फिजिकल और सोशली, इन तीनों तरीके से जो है कंप्लीट हेल्थ अगर अच्छी होती है तो उसी को हम ओवरऑल हेल्दी पर्सन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव ए ग्रेट डे एंड गुड बाय।